ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई के उस बयान पर आज बात करेंगे जिसमें सीज फायर के दौरान हमास के लिए कही गई है बड़ी बात। साथ ही बात करेंगे जंगबंदी के बाद भी गाजा के किस शहर में इजराइल के हमले अब भी जारी हैं। उधर वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के घरों और दुकानों में आग लगाई है। इसके अलावा जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद मिडिल ईस्ट पर क्या होगा असर। दोस्त देश सऊदी, कतर, मिस्र, यूएई के साथ कैसे होंगे रिश्ते, ईरान को लेकर कैसा होगा ट्रंप का रुख और यमन के हौसियों को कैसे संभालेंगे ट्रंप। सीरिया की नई सरकार से कैसे बैठेगा तालमेल और इराक से क्या वापस होगी अमेरिका की फौज, इस पर बात करेंगे और इस चर्चा करेंगे। दोस्तों, सीज फायर के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमास जिंदा है और जिंदा रहेगा। उन्होंने 15 महीने चली जंग में फिलिस्तीनियों की बहादुरी और दिलेरी की तारीफ की है और कहा है कि गाजा के लोग पहाड़ की तरह मजबूती से खड़े हैं। खामेनाई ने यहिया सिनवार को भी याद किया और कहा कि सिनवार की मौत के बाद भी गाजा के लोगों की तहरीक एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। खामेनाई के इस बयान से साफ है कि ईरान अब पूरी तरह से हमास के साथ खड़ा था और खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ सीज फायर के बावजूद गाजा पट्टी के राफा शहर में इजरायली गोलीबारी में 2 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। राफा शहर के दक्षिणी इलाके में अल अवदा स्क्वायर के पास जकरिया हामिद यहिया बारबख का गोली मारकर कत्ल किया गया है, जबकि गाजा में जंगबंदी है। उधर वेस्ट बैंक में भी हिंसा भड़की हुई है। इजरायली सेटलर्स और मिलिट्री फोर्सेस ने अल कुद्स के उत्तर में वेस्ट बैंक के गांवों में हिंसा की और कई फिलिस्तीनियों के घरों और दुकानों में आग लगा दी। यूनाइटेड नेशन ने गाजा में जंगबंदी के बावजूद वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स और मिलिट्री फोर्सेस की इन कार्रवाइयों पर गहरी चिंता जताई है। और अब बात करते हैं ट्रंप के दूसरे कार्यकाल, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट को लेकर क्या पॉलिसी होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है और सबके जहन में ये सवाल है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा। ईरान को न्यूक्लियर वेपन पाने के लिए प्रोग्राम जारी रखने देंगे ट्रंप? ऐसी संभावनाएं, ऐसे इम्कानात बहुत कम हैं या नहीं के बराबर है। ट्रंप पहले ही इशारा दे चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है या उसके करीब भी पहुंचता है तो इजराइल को मिलिट्री ऑपरेशन करने की छूट है और मुमकिन है कि फिर अमेरिका भी इस ऑपरेशन में शामिल हो जाए। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप अब और ज्यादा ईरान पर दबाव डालेंगे। ईरान के अलावा इराक को कैसे डील करेंगे, इसको भी देखना होगा, क्योंकि इराक में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया हशद-उश-शाबी बहुत एक्टिव है, बहुत हावी है और सरकार जो इराक की है वो अमेरिका को नज़रअंदाज नहीं करती। तो ये बैलेंस भी देखना है कि कैसे बनाते हैं ट्रंप। यमन भी बहुत अहम है। हौसी बागुइयों के साथ जारी जंग ट्रंप को विरासत में मिली हुई है। पिछले कई सालों से अमेरिकी मिलिट्री कार्रवाइयों के बावजूद बाइडेन रेड सी में हौसियों के हमलों के खतरों को खत्म करने में नाकाम रहे हैं। अब हो सकता है कि ट्रंप हौसियों के खिलाफ हमलों में तेजी लाए और किसी नतीजे पर पहुंचे। उधर सीरिया के हालात भी काफी बदल गए हैं। अब वहां कट्टरपंथियों की सरकार है। एचटीएस के लीडर अहमद अल-शरा के हाथों सीरिया की किस्मत है। हालांकि अहमद अल-शरा कहते रहते हैं कि वो सबसे पूरी दुनिया से बेहतर रिश्ते चाहते हैं और अमेरिका ने भी एचटीएस सरकार को एक तरह से कबूल कर लिया है। लेकिन ट्रंप के लिए नॉर्थ सीरिया एक चुनौती है। नॉर्थ सीरिया में अमेरिका की फौज मौजूद है और कुर्द मिलिशिया सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का वो समर्थन करती है, लेकिन तुर्की को एसडीएफ यानी कुर्द मिलिशिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कबूल नहीं है। वो कुर्द मिलिशिया पर हमले करते रहते हैं, कुर्दों पर हमले करते रहते हैं। ट्रंप के दौर में अमेरिका के मिडिल ईस्ट के जो पुराने दोस्त हैं उन पर भी बात करनी होगी। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और जॉर्डन, ये ऐसे देश हैं जिससे उसके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं अमेरिका के और हो सकता है कि ये रिश्ते और मजबूत हों। हो सकता है कि ट्रंप सऊदी अरब और इजराइल के बीच किसी तरह की बड़ी डील करवा दें, लेकिन इजराइल के साथ बेहतर रिश्तों के बदले सऊदी अरब बहुत बड़ी कीमत चाहेगा। तो दोस्तों, ट्रंप ने अभी सत्ता संभाली है
उथल पुथल और खाना जंगी से गुजर रहे मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर उनकी क्या रणनीति होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा और ये देखने वाला मौजू है।